हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सत्यम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्लस, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड के लिए स्पेशल बैच, जो कि जिसका एग्जाम होने वाला है 2023-24 में। ये सीबीएसई के लिए भी है, बीएसई के लिए है और साथ में आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है। तो जैसा कि जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो है फिजिक्स का क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे, 10th और 12th का। तो चलिए, मैं सत्यम कुमार वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं आपसे 12th की जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में। जो हम सॉरी 11th चैप्टर है, ये क्लास 10th की है। यहाँ से एक कहते हैं ना कि बहुत वेटेज क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अगर आप मान सकते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ से फिजिक्स में स्पेशली 25 से 25% से लेके 30% तक क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। तो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल हो। तो आज इस लेक्चर के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आज इस लेक्चर के बाद आप इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं झटाक से, है ना, कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानेंगे करंट होता क्या है ना। जब करंट की बात हम लोग सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले कौन आते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1740 में जो है इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया था इलेक्ट्रिक काइट से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। हम करंट में ही चार्ज के बारे में बात करेंगे कि कोई भी मैटर है वो कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी करता है वो क्यों करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ये सर्किट डायग्राम, क्योंकि बहुत जरूरी है। सर्किट डायग्राम से एक क्वेश्चन आते हैं। और पावर ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि ये टर्म क्या है ना, और ये टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके क्या क्या लॉज है। फिर ये रेजिस्टेंस पे ही एक ओम्स थे, साइंटिस्ट का नाम था, है ना, साइमन ओम्स, जिन्होंने लॉज दिया है रेजिस्टेंस के बारे में। तो उनका जो उन्होंने जो लॉज दिया है वो लॉज भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई भी, जैसे अगर टीवी है, बल्ब है कुछ, तो उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। हम लोग उस चीज के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो करंट है, अगर करंट फ्लो होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो वो अपने अराउंड एक वायर को हीट करता है। आप लोग देखते होंगे, उसी वही कारण है कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऐसे क्यों होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए, हम लोग अपने पहले टॉपिक के की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अगर मैं करंट की बात करूं, ठीक है, तो अगर करंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। कोई बात, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये कंडक्टर में ही क्यों फ्लो करती है? क्या आयरन अगर मेटर है, अगर आयरन मेटर है तो क्या वुड जो लकड़ी है वो मेटर नहीं है? वो भी तो मेटर है। यानी अगर मैं आपसे जो है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर क्या कारण है कि एक आयरन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, कॉपर में कर रहा है, सिल्वर में कर रहा है, गोल्ड में भी कर रहा है, बट वुड लकड़ी में नहीं कर रहा है, प्लास्टिक में नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे, आप याद कीजिए, क्लास 8 में, क्या? मैटर। ये अभी मैं जो ये बताऊंगा ये थोड़ा सा हायर क्लास की चीजें हैं, लेकिन मैं ये जानना जरूरी है। देखिए, मैटर्स चाहे कोई भी हो, प्लास्टिक हो, आयरन हो, आप कुछ कुछ भी ले लीजिए, लोहा हो, स्टील हो, जिंक हो, रबड़ हो, कोई भी है। देखिए, सब एटम से बने होते हैं कि नहीं? और एटम में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, है ना। यानी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज, इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसमें होता है क्या, आपका ये न्यूट्रॉन होता है, फिर आपका हो गया ये प्रोटॉन। तो ये सारी चीजें है ना, ये अलग अलग चार्जेस होते हैं, ये सारी चीज पढ़ के आए हैं आप। तो मैं आपको ये अल्टीमेटली बताना चाहता हूँ कि मैटर में आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। देखिए, ये आयंस दो टाइप के होते हैं। मैटर में आयंस दो टाइप के होते हैं। कैसे? एक तो आयंस वो होता है मैटर के पास, जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं
तो उसके पास फ्री आयंस होते हैं। मतलब क्या, उनके पास जो आयंस है वो फ्री है मूव करने के लिए, स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। और एक मैं प्लास्टिक की बात करूं तो उसमें नहीं है, उसमें फ्री आयंस है बट वो फ्री नहीं है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है। अब ये आयंस है ना, इन्हीं को हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। और देखिए आयंस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या होता है? एक पॉजिटिव आयंस होते हैं, एक निगेटिव आयंस होता है हमारा। देखिए इस पॉजिटिव आयंस को ही ना हम लोग कहते हैं, आगे आप पढ़िएगा लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पॉजिटिव आयंस को ही हम लोग कहते हैं क्या? कैटायंस। और इस निगेटिव को आयंस को ही हम लोग कहते हैं क्या? एनायंस। अब देखिए यही मामला खत्म नहीं होता, आगे बढ़िए। हम चार्ज, ये क्या है? आयंस ही है। तो इस चार्ज को भी आयंस ही है, तो हम इस चार्ज को भी दो टाइप से कहेंगे क्या? एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा क्या? निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको तो पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और जो चार्ज निगेटिव उसको निगेटिव चार्ज। तो देखिए इसी पॉजिटिव चार्ज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं क्या? जो जिससे ये फ्लो करता है उसको हम कहते हैं क्या? एनोड। और जिसमें निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, यानी वो रास्ता, ये एनोड क्या है? वो रास्ता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। और ये निगेटिव चार्ज क्या है? जिसमें निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। क्योंकि चार्ज दो है, सभी के पास है। तो जो जिसमें जिस रास्ते से नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं क्या? कैथोड। देखिए ये एनोड और कैथोड क्या है? दो रास्ता, यानी दो टर्मिनल है। स्टेशन पे जाते हैं, कहते हैं ना टर्मिनल, पटरी, दो पटरी अलग अलग ट्रेन को जाने के लिए। उसी तरह के तरीके से पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से जाएगी, जिस चीज से जाएगी, चाहे आयरन हो, आयरन का रोड हो, कॉपर हो, दोनों में कॉपर रोड है, हम मान लेते हैं कि दोनों में कॉपर। जैसे हम लोग घर में वायर यूज करते हैं तो हमारे बल्ब में या कोई भी चीज लगा होता है, पंखा, उसमें दो वायर होते हैं। तो क्या दोनों में अलग अलग मटेरियल होता है? नहीं, कॉपर ही होता है ना अल्टीमेटली। लेकिन कॉपर है बट दोनों में अलग अलग चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे उनको हम कहेंगे एनोड, और जिसमें निगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे उसको कहेंगे कैथोड। तो ये तो था क्या? मैटर का ये आयंस का चक्कर। और यही आयंस, जो ये आयन है ना, मैटर्स, ये जिसमें फ्री होंगे, फ्री आयंस, मतलब क्या? मूव करने के लिए फ्री होंगे, इन्हीं मैटर को हम लोग कहते हैं क्या? कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। मतलब अल्टीमेटली हम यहां से ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो वो कंडक्टर है, इसका मतलब उसमें फ्री आयंस है, यानी उसमें जो चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव दोनों फ्री हैं, क्या चीज के लिए? मूव करने। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या? करंट को डिफाइन कर सकते हैं क्या? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? करंट नहीं कह सकते, क्योंकि कंडक्टर में कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है, आयंस क्या है? चार्ज ही तो है। तो हम यहाँ से करंट का डिफाइन कर सकते हैं, करंट को डिफाइन कर सकते हैं क्या? द फ्लो, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब देखिए हमने जान लिया ये फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है? मतलब ये मामला क्या है फ्लो करने का, चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि जो है ये फ्लो करता कैसे है। मतलब जैसे मैं अगर पानी की बात करूं, पाइप में, अगर आप एक पाइप को जो है, एक मिनट सर रुक जाइए, ये इरेजर नहीं ले रहे। अगर मैं बात करूं किसकी, एक वाटर पाइप की अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं पानी की बात करूं, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कैसे फ्लो करता है? आप कहेंगे सर एक टंकी रहता है ऊपर में, और टंकी से हम जोड़ देते हैं पाइप और नीचे नल में हमारा पानी है। तो हमने क्या, आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर टंकी ऊपर रहता है, नल नीचे रहता है। मामला है, समझ में आ रहा है? यानी कभी ऐसा हो सकता है कि टंकी का जो लेवल है, ये टंकी का लेवल है, सामने में नल का लेवल है, क्या पानी फ्लो करेगा? यानी पानी का जो स्तर है, अगर मैं बात करूं कि जो पानी का जो स्तर है, स्तर मतलब क्या? लेवल।
तो पानी का लेवल अगर सेम रखा जाए, यही ये पानी का लेवल है और ये नल का लेवल है, क्या फ्लो करेगा पानी? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको जहां पे पानी का स्टोरेज है, जो पानी का जहां स्टोरेज है, जहां हमारा टंकी है, उसको जो है हमको नल के से ज्यादा हाइट पे रखना होता है। यानी अगर ये टैंक है हमारा और ये नल है, तो हमको इसको हाइट जो है चेंज करना पड़ता है, यानी हमारा जो है टैंक का हाइट ऊंचा रखना पड़ता है, नल का नीचा। ऐसा क्यों? कभी सोचे हैं क्यों? क्योंकि वाटर जो है हाई पोटेंशियल से मतलब क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, लो की फ्लो करता है। सेम फंडा चार्ज के साथ है भाई, सेम फंडा। चार्ज भी क्या करता है कि जो है हाई पोटेंशियल से, पोटेंशियल मतलब क्या, हाई प्रेशर रीजन से, मतलब जिधर हाई ज्यादा चार्जेस है उधर से जो है, जिधर लो चार्ज है उधर की ओर फ्लो करता है। जस्ट वाटर, जस्ट चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर एज द वाटर फ्लो इन क्या, वाटर पैन। तो ये चीज है यहां तक। तो देखिए, मैं अब यहां से चार्ज के बारे में मैं अब एक कंडक्टर बनाता हूं, ठीक है। मैंने क्या बनाया, एक कंडक्टर बनाया यहाँ पे। मैं मान लेता हूं, मान लीजिए ये कॉपर वायर है। मैंने कॉपर को का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया अभी। तो क्या इसमें चार्ज फ्लो होगा? क्या इस टुकड़े में चार्ज फ्लो होगा? नहीं करेगा। हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हमें इसके दोनों सिरों पे, यानी दो सिरा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हमें क्या करना होगा कि एक तरफ हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करना होगा, जिधर से उसको प्रेशर में बढ़ने के लिए, और एक तरफ लो प्रेशर रीजन क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए, जैसे अगर मैं कहूं कि हमको नीचे ग्राउंड से हम लोग का जो चापाकल होता है उससे पानी अगर जमीन से निकालना है, क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं। तो मोटर करता क्या है कि पानी को नीचे से खींचता है और नेक्स्ट सप्लाई देता है हमारे नल में, यानी टैंक में भेजता है। तो इसी काम को, मोटर का काम कौन करता है, हमारा सेल करता है। कौन करता है? सेल। सेल मतलब क्या, बैटरी। हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से। दो वायर है, मैंने दोनों तरफ से इसको इससे कनेक्ट कर दिया। हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव सिरा है और मान लेते हैं ये हमारा निगेटिव सिरा है, दोनों सिरे हैं। अब जैसा, अब देखिए, अब इस सेल में बहुत ज्यादा चार्जेस है, ज्यादा मायने में, क्योंकि इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या चार्ज है। तो क्या करेगा, ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा इधर से। अभी आपको ये नहीं जानना है कि किधर से फ्लो कर रहा है, हम लोग आगे बात करेंगे सर्किट डायग्राम में करंट किधर से फ्लो करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इधर से फ्लो करना स्टार्ट किया, कौन, चार्ज। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है, आयंस को ही चार्ज कहते हैं, और चार्ज ही और नथिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हाई प्रेशर जनरेट हुआ। अब जैसे इस हाई पॉइंट पे हाई प्रेशर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का देना, इसको प्रेशर मिलेगा, भाई आगे बढ़ो हमको आगे बढ़ना है। इस तरीके से आगे फ्लो करने लगेगा और हमारा क्या हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ मतलब क्या, चार्ज फ्लो हुआ, और चार्ज जैसे ही फ्लो हुआ, हम कह देते हैं क्या, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये होता है, कोई दिक्कत? तो आप, हम जान के करंट होता क्या है ना, करंट फ्लो कैसे करता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसी कंडक्टर में थोड़ी सी और चीजें जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसा, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मतलब सुनिएगा। ये तो सही था, एक्चुअली मेरा हाथ अभी इस पेंटे पे बैठा नहीं है, तो थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, तो प्लीज ट्राई टू टॉलरेट, है ना। मैं बात करता हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो हम जो चार्ज है, हम पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि हम जो चार्ज है इसको डिनोट करते हैं क्या, ये पहले चार्ज है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, क्यू से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना स्टार्ट किया किसमें, कंडक्टर में। अब जब ये फ्लो कर रहा होगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम जो है हमारा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये फ्लो करना इधर स्टार्ट किया, तो टाइम 1 सेकेंड है, 0 सेकेंड है। तो क्या अगर इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, यानी हम इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं, दो
पॉइंट मान लेते हैं इस वायर का, तो क्या इस ए पॉइंट से चल के जब बी पॉइंट तक वो गया होगा, इस बीच टाइम नहीं लगा होगा? टाइम लगा होगा। और इस बैटरी से एक चार्ज नहीं जा रहा होगा, बहुत सारे चार्ज जा रहे होंगे। तो चार्ज जा रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमको अल्टीमेटली ये मालूम करना है करंट कितना फ्लो कर। तो जरा हम मान लेते हैं कि यहां से जो है इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में ए पॉइंट से 30 सेकंड लगा, यानी टाइम कुछ भी लगाओगे, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, मान लेते हैं ना मैथ में, मान लेते हैं 30 सेकंड लगा। और टोटल चार्ज हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल क्यू। मतलब एक चार्ज नहीं, एक से ज्यादा चार्ज है, क्योंकि सभी बात है कि अगर यहाँ से सेल से अगर जा रहा है, बहुत सारे चार्ज एक साथ जा रहे हैं, तो एक टाइम पे एक चार्ज तो नहीं जा रहा होगा, बहुत सारे चार्ज। तो इसी को क्या करते हैं, डिफाइन करना, अमाउंट ऑफ करंट निकालते हैं, क्या, अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम अमाउंट ऑफ करंट की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि करंट को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल आई से करते हैं। तो अगर हम करंट का अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो जैसा देखिए, अगर हम टोटल चार्ज को अगर टोटल टाइम से अगर डिवाइड कर दें, तो अमाउंट ऑफ करंट नहीं निकल जाएगा, हमें नहीं पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बस हमने कर दिया, हमने कहा कि भाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसी को थोड़ा सा हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। टोटल चार्ज को हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल क्यू से, और टाइम हमारा टोटल टाइम 30। तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकला एक रिलेशन। रिलेशन किसके बीच, ये रिलेशन निकला हमारा करंट, चार्ज और टाइम के बीच। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, चार्ज एंड टाइम एंड करंट। अब देखिए, अब ये जो टोटल चार्ज है हमारा, ये जो हमारा टोटल चार्ज है, जैसा इसको देखिएगा, ये जो हमारा टोटल चार्ज है, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये दिख रहा होगा। ये जो टोटल चार्ज है, जैसा बताइए कि अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको पता चल जाए कि इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो टोटल चार्जेस निकल जाए, क्योंकि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही। तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीरो इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या चार होगा, इस तरीके से होंगे, ठीक। तो हमने वही कहा, हमने कहा कि मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से डैश 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 डैश, मतलब हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बताइए, एक दो तीन डैश डैश इनफाइनाइट को हम लोग क्या नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्या काउंटिंग नंबर नहीं है? और इसी काउंटिंग नंबर को क्या हम लोग एन जो होता है, स्मॉल एन, उससे डिनोट करने में कोई दिक्कत नहीं। जब स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से देखिए कैपिटल क्यू इक्वल्स टू हमारा आ गया क्या, एन और ई। ये रिलेशन आ गया हमारा क्या, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्जेस हमारा आ गया क्या, एन ई। अब जरा सा इसको इसमें पुट करते हैं, तो देखिए हमारा एक नया रिलेशन आएगा, क्या आएगा, आई इक्वल्स टू क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन ई और बटा टाइम। समझे, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं, ये रिलेशन हमारा निकला किससे, रिलेशन बिटवीन निकला हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, करंट एंड टाइम। तो इसके बीच का रिलेशन। अब यहां से अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन, क्या बोल दे कि एक वायर है जिससे मान लेते हैं कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन से पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसके बारे में और थोड़ा सा देखिए। करंट की एक ऐसा यूनिट होती है, जिसे मैं कहूँ, आप कहते हैं ना, ऐसा यूनिट का मतलब होता है कि अगर मैं आप दुकान पे लेने जाते हैं पानी, तो क्या कहते हैं, 1 लीटर पानी दे दीजिए। तेल लेने जाते हैं, 1 लीटर तेल दीजिए। चीनी तो 1 kg।
इसी तरीके से जो करंट है, करंट का भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जो करंट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आगे हम लोग लिख पाएंगे। आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये दो रिलेशन वीवीआई है, ठीक है, इसको याद रखना है। हम लोग थोड़ा सा मैं मिटाऊं, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि देखिए करंट को भी हम लोग मेजर करते हैं। हम लोग करंट को ही मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं एक रिलेशन आया हमारे पास, आई इक्वल टू क्या, चार्ज बटा टाइम। देखिए चार्ज जो है ना, ये चार्ज, इस चार्ज को हम लोग नापते हैं किसमें, कूलम में। और ये टाइम, टाइम को तो हम लोग जानते ही हैं, क्या, आवर मिनट सेकंड, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये जो कूलम पर सेकंड है हमारा, क्या, ये जो हमारा कूलम पर सेकंड है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। और यही है हमारा क्या, एसआई यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, करंट का। तो ये चीज था, इस एम्पियर को हम लोग शॉर्ट में ए से लिखते हैं। और जानते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें ये नाप के देता है, जो कि आपके घर में अगर कोई बिजली बनाने वाले आते होंगे मिस्त्री, तो आप देखते होंगे पीला कलर का होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एमीटर। यानी जो इंस्ट्रूमेंट ये इसको मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट मेजर, मेजर द अमाउंट ऑफ क्या, करंट। मैं आई शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, आप लोग समझिएगा। इसको कहते हैं क्या, एमीटर, इसी के नाम पे रखा गया है, क्या, एम्पियर से, एमीटर। सॉरी एक मिनट। इसी एम्पियर के, इसका जो एसआई यूनिट है ना, उसी के नाम पे रख दिया गया इसका नाम, एमीटर। ये गलत लिखा गया। देखिए इसका साइन होता है क्या, सिंबल होता है, सिंबल जैसे कुछ हर किसी का ना किसी का कुछ सिंबल होता है, साइन होता है, इसका भी एक सिंबल होता है। क्या होता है, आपको ए लिख लेना है और इसको गोल कर देना है, इस तरीके से सर्कल में बंद कर देना है, और इस दो टर्मिनल, क्यों, क्योंकि जो एमीटर होता है उसमें भी क्या, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव फ्लो होगा, एक नेगेटिव फ्लो होगा। हालांकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, ये सीरीज में लगता है। ये क्यों होता है, कैसा होता है, हम जब सीरीज पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वाले में, सर्किट डायग्राम में, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी एक क्या, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। इसीलिए दो दो वायर शो करते हैं हम लोग। जैसे बल्ब, अगर हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कोई भी अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे बल्ब, जैसे बल्ब का ये अगर मैं साइन बनाऊं, तो इसमें भी क्या, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज था, यहां तक कोई डाउट है आपको, नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए करंट और टाइम का एक ग्राफ होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ शो करता है क्वांटिटी, ठीक है। ये इधर हमारा शो करेगा आई, यानी करंट शो करेगा, और इधर टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने एक कंडक्टर लिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अगर यहां से 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया है 0 सेकेंड पे, और यहाँ पे पहुंचा है 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर चला है तो 50 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक पहुंचेगा 50 इलेक्ट्रॉन। और टाइम हो गया क्या, मान लेते हैं 0.5 सेकंड हो गया, 0 सेकंड से 0.5 सेकंड हो गया। तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी अमाउंट ऑफ करंट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि टाइम जो है हमारा बढ़ता रहता है। और यही है क्या, करंट और टाइम का ग्राफ। ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में, फिगर दे देगा, कई तरीके से दे देगा। मान ही दे दिया, एक ग्राफ ऐसे दे दिया, एक ग्राफ इस तरीके से दे दिया, एक ग्राफ
इस तरीके से दे दिया और एक ग्राफ इस तरीके से दे दिया। आपको पूछ रहा है कि इसमें करंट और टाइम का ग्राफ कौन है, ये है। क्यों? इसमें बता रहा है कि करंट जो है क्या है, करंट देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है। करंट अगर ये लाइन इस तरीके से बढ़ता तो कुछ करंट बढ़ रहा होता, लेकिन हमने क्या किया, इस लाइन को कांस्टेंट रखा, मतलब क्या, करंट जो है कांस्टेंट है लेकिन टाइम आगे बढ़ रहा है। तो यही था। और कह रहा है, a continuous closed path of an electric current is called electric circuit। सर्किट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी कंडक्टर को हम क्या कर दें, बैटरी से जोड़ दें। इसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से अगर जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा, इसे करंट फ्लो करने लगेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे सेल से जोड़ दिया, करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन जरा हम इस वायर को अगर यहाँ से कट कर दें, क्या कर दें, इस वायर को अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो क्या, अब इसमें करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर तो रीजन जनरेट ही नहीं हुआ, लो प्रेशर। तो इस यही कारण है कि सर्किट का मतलब है कि पूरा क्लोज होना चाहिए, मतलब क्या, अगर एक पॉइंट से अगर करंट चलना स्टार्ट किया है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए तब तक कि जब तक कि फिर वो उसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। और यही इसी को क्या कहते हैं, सर्किट का। तो ये सर्किट का डेफिनेशन था। कोई दिक्कत? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमने समझ लिया, कैसे फ्लो करता है ना, वही समझ लिया क्यों फ्लो करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा, हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चले कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन किससे कैसे हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो देखिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, आप 10th में आ गए हैं और 10th के बाद एक न्यूमेरिकल बनाने का आप में वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 11th 12th में जाएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही डील करना होगा। आपका सपना जी हो सकता है, अपना सपना एडवांस जी मेंस का हो सकता है, आपका सपना नीट हो सकता है। कहीं भी जाइए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक जो है स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप क्या फॉलो करना है आपको, जो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड डाटा। यानी क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वो आपको फाइंड करना है। फिर आपको करना है लिखना, आपको स्टेप 2 में क्या करना है कि वो जो डाटा दिया गया है वो अपने एसआई यूनिट में है कि नहीं। जैसे स्टैंडर्ड में जैसे किलोमीटर में दिया गया डिस्टेंस, तो किलोमीटर तो एसआई यूनिट है नहीं, उसको क्या है मीटर में कन्वर्ट करना। यानी क्या, कन्वर्ट इन एसआई यूनिट। इसके बाद जो स्टेप है तीसरा, उसमें आपको क्या करना है, जो डाटा दिया गया है वो तो हम फाइंड कर लिए, जो मांग रहा है वो सब मांग कन्वर्ट कर लिया सेंटर। अब क्या करना है कि जो डाटा मांग रहा है यानी अकॉर्डिंग टू डिमांड हमको क्या करना है, डाटा का एनालिसिस करना है। और ये कब होगा, ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो किया तो आप क्या करें, आप सारे क्वेश्चन बना देंगे। तो अब जैसा इस क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाइए जल्दी से। बन गया? अब मैं बनाता हूं, देखिए क्वेश्चन में हमको डेटा फाइंड करना है, हमको दिया गया क्या, करंट दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर। कह रहा है फिलामेंट ड्रो, मतलब एक फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी जितना अमाउंट ऑफ 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट के लिए फ्लो करता है। यानी टाइम हमारा दे रखा है 10 मिनट। अब मांग क्या रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमारा टोटल चार्ज मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। तो पहले देखिए ये तो हमारे एसआई यूनिट में है लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट को अगर हम 60 से गुना कर दें तो सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 600 सेकंड। यानी 0.5 एम्पियर एक फिलामेंट में यानी बल्ब में कंटिन्यूस फ्लो करता है 10 मिनट के लिए, यानी 600 सेकंड के लिए। हमको टोटल चार्ज निकालना है। तो हम लोग अभी तुरंत रिलेशन पढ़े हैं जस्ट पहले, आई इक्वल्स टू, अगर करंट दिया होता है तो हम लोग कहते हैं टोटल चार्ज बटा टाइम। हमको निकालना क्या है, क्यू निकालना है। तो इस टी को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा आई इंटू टी, यानी जो करंट दिया गया है उसको टाइम से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर। तो कर देते हैं, हमारा 0.5 इंटू 600। आप इसको कीजिए तो क्या होगा, कितना आएगा बताइए। 10 की खत्म, 6 पंचा 30, यानी
30 इलेक्ट्रॉन यानी 30 कूलम चार्ज, कितना 30 कूलम चार्ज का ऐसा नहीं। हाँ, आपको ऐसा यूनिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा यूनिट आप अगर नहीं मेंशन करते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मानिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको जो है ये ऐसा यूनिट का मामला आपको फिक्स करना होगा। 30 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, कितना इजी था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम इसको दो टर्म में समझेंगे। एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक तो पहला होता है हमारा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोग अभी, और दूसरा जो हमारा टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, हम इस दोनों टर्म को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, हाँ, हमको एक कंडक्टर बनाना होगा। हमने बनाया कंडक्टर, लेकिन देखिए हमने कंडक्टर तो बनाया है, लेकिन जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहता है कि कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, मुंबई से आ रहा हो, भारत के बाहर से आ रहा हो, मतलब नहीं, वो किसी कंडक्टर में इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है किसी पॉइंट, तो वो जो आने में जो है ना, आने में जो काम किया है ना, जो आने में काम किया है, वर्क डन किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा, कहां से, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर कंडक्टर का, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वर्क डन, हम इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, पहले इसको समझिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे घर में बिजली वायर आता है, बिजली में सॉरी लाइन लाइन आता है, तो जब लाइन आता है तो कहां से आता है, कहीं से आता होगा। अगर मैं बिहार की बात करूं तो एसपीडीएल साउथ पावर स्टेशन से आता है। तो अगर ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कहीं और जनरेट होगा, हो रहा होगा किसी अदर स्टेट में, तो वहां से हमारे घर तक, यानी कि हमारे घर में जो एक वायर लगा हुआ है उसके एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वहां से आने में, यानी कहां से, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से इसको यहां तक पहुंचने में जो काम किया है ना, वर्क डन, काम तो किया होगा ना। जैसे अगर हम लोग घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो काम करते हैं, हमारा एनर्जी खत्म होता है, तो वही जो एनर्जी लॉस हुआ है ना, इसका वर्क डन किया है इसके द्वारा, कौन, चार्ज, इलेक्ट्रॉन को आने में चार्ज क्या है काम, वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, समझ में आया आपको, क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे, देखिए क्या, वर्क डन, वर्क डन बाय द चार्ज टू, कहां, टू कमिंग at a point of conductor कहां से, from infinite point, from infinite point is called क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, समझ में आया। अब इसी पे आता है क्या, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये क्या होता है, हम फिर से कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, हमने फिर से एक कंडक्टर बनाया, इसमें दो पॉइंट है, ए है और हमारा बी है। हमने कहा कि जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है और यहां तक पहुंचा, लेकिन क्या ये और कहीं से भी तो आ रहा होगा और फिर यहां से यहां तक जा रहा होगा, तो किसी और पॉइंट से जब ये इस पॉइंट तक आया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी काम किया है, फिर जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है तो फिर काम किया है, तो जो काम इसको इस पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट से यहां से कंडक्टर में यहां से यहां तक जाने में लगा है, इसी काम को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्यों कहा, क्योंकि हमने यहाँ दो पॉइंट के बीच डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या, काम करने का।
यानी जब ये इस पॉइंट तक पहुंचा होगा और फिर यहाँ से जब ये इस पॉइंट तक पहुंचा है तो दोनों पॉइंट में पहुंचने में इसको अलग अलग काम करना होगा, तो वही दोनों का डिफरेंस कहलाता है क्या, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम कह सकते हैं द पोटेंशियल यानी वर्क डन, क्या वर्क डन, ये लैग करता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखिए हमने क्या कहा कि वर्क डन बाय द चार्ज टू मूविंग 1.2 another point of conductor। ये समझ में आया, ये वर्क डन है कहाँ, 1.2 अनदर पॉइंट ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ही एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमारा पॉइंट है ए और बी, तो इन दोनों के बीच में जो मूव करने में इसको एनर्जी खपत हुआ है, इसको एनर्जी काम किया, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वोल्ट से, यानी भी से, वोल्ट भी। ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन निकालते हैं। ये आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इरेज कर देता हूं। अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया वोल्ट, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं जैसा देखते हैं कि ये हमारा जो कंडक्टर था, ये जो हमारा कंडक्टर था जिसमें ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें चार्ज की, तो यहाँ से एक चार्ज तो नहीं जा रहा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा होगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है तो किसी हमको ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितना काम किया है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना, 10 चार्ज। और 10 चार्ज जो है यहाँ पर जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इसको जाने में 100 जूल काम कर रहा है। जूल वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, तो एनर्जी को हम लोग जूल कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 10 जूल खपत किया। तो जब ये 10 जूल खपत कर रहा होगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो ये 10 जूल खपत किया है, ये 100 जूल जो खपत किया है, इसको अगर 10 चार्ज है, कितना है 10 चार्ज, 10 क्यों है, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमको एक चार्ज को कितना काम करने में जो लगा है, वर्क डन किया है एक चार्ज, वो निकल जाएगा रिजल्ट। और यही जो निकला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं वोल्ट, और इसी को डिनोट करते हैं भी से, यानी वोल्ट इज नथिंग बट दैट वर्क डन बाय द टोटल चार्ज। वर्क डन किसका, टोटल चार्ज का, और बटा नंबर ऑफ चार्ज, यानी टोटल चार्ज। तो यहां से देखिए वर्क डन क्या, डब्लू नोट करते हैं, हम लोग पढ़े हैं। और डब्लू इसका जूल, इसका जो ऐसा यूनिट होता है एनर्जी होता है, और टोटल चार्ज क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। अब यहां से हमारा एक रिलेशन निकल गया, क्या, अच्छा, वर्क का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और क्यू का होता है क्या, कूलम। कूलम, जूल पर कूलम, यही कहलाता है क्या, जानते हैं, जूल पर कूलम, जूल बटा कूलम, यही कहलाता है क्या, हमारा वोल्ट। ठीक है, और इसी को हम डिनोट करते हैं क्या, वी से। तो ये हमारा निकला क्या, एक रिलेशन वर्क डन वोल्ट के बाद, और वर्क डन डब्लू और क्यू के साथ भी का। और अभी आप रिसेंटली पढ़े पीछे Q इक्वल्स टू क्या, I इंटू टी, भी इक्वल्स टू पढ़े हैं आप लोग, अभी Q रिसेंटली पढ़े हम लोग क्या, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। और यहां से हमारा निकल गया एक और रिलेशन जिसमें टोटल आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय चार्ज, करंट और टाइम। तो ये था रिलेशन वर्क डन के बाद।
के साथ सारा। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस आपको कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी पूछे क्या है, सीधा कहना है कि जब कहीं कंडक्टर में किसी दो पॉइंट के बीच जो चार्ज मूव करता है, तो उस मूव करने में जो उसको वर्क डन किया है चार्ज, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे बढ़ते हैं, ये सॉर्ट आउट हो गया होगा आपका। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ है ना, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे करंट, जैसे अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ करंट। अब कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्टामीटर। क्यों, वोल्ट पे वोल्ट होता है ना इसका ऐसा यूनिट, उसी के नाम पे रख दिया क्या, वोल्टामीटर। फिर कह रहा था ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट भी। ये जो नाम, ये जो है जिस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया उनका नाम है क्या, एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा, कोई दिक्कत है, ये आपको याद रखना है। ये हो सकता है आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, तो यही था, इन्होंने 1745 और 27 के बीच में और ये दिया था ये चीज, और ये इटालियन फिजिसिस्ट थे। ओके, आगे बढ़े। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट किया हमने, फिर क्वेश्चन करेंगे। जो हमने देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट मतलब क्या, दो टर्मिनल के बीच में। ये जो क्रिएट हो रहा है कितना, यानी हीट पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दे रखा हमारा दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। व्हेन इट्स ड्रॉन करंट, यानी करंट दे रखा है हमारा कितना, 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स आ रहा है, किसी सोर्स से जनरेटर या कुछ भी बैटरी वगैरह कुछ से आ रहा होगा। करंट विल बी द ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। अब कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया गया है, कितना 60 से कर दिया 120, तो बताइए हमारा करंट क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। सॉल्व कर लिया आपने, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ उसको। तो अभी हम पढ़े हैं एक रिलेशन, क्या, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बटा आई इंटू क्या, टी। तो टाइम, तो दोनों केस में टाइम तो सेम बढ़ रहा होगा, इसमें भी 1 सेकंड बढ़ रहा होगा, तो इसमें भी 1 सेकंड बढ़ रहा होगा, दोनों टाइम सेम है। और चार्ज भी सेम है, क्यों, क्योंकि जो है नंबर ऑफ चार्ज सेम है। मतलब जो काम है, जैसे काम अगर 10 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ भी कर रहे हैं, यानी डब्ल्यू भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वर्क डन। तो वेरिएबल हमारा यही तो हो रहा है, V और I। तो हम पहले निकाल लेते हैं क्या। तो हम यहाँ से करते हैं क्या कि भी आई को अगर इधर इधर भेज देते हैं तो डब्ल्यू बटा टी निकल जाएगा ना, तो हम निकालते हैं। तो अगर हम भी बटा, सॉरी, अगर हम इसको भी इंटू आई करें, तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आएगा क्या आएगा, डब्ल्यू बटा टी आएगा, जो कि हमारा कांस्टेंट है क्या, दोनों केस के लिए। अगर हम इसको केस 1 मानते हैं और इसको केस 2 मान के बनाते हैं, तो दोनों के सेम है। तो हमको यही यही दो टर्म जो है ना वेरिएट कर रहा है, इसको निकालते हैं हम लोग। क्या इसको पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है हमारा 60 इंटू, और ये 4 है। कितना आंसर आया हमारा, 6 चौका 24, यानी 240 आया हमारा क्या, ये आया डब्ल्यू बटा टी आया। ये दोनों केस के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें के लिए भी डब्ल्यू बटा टी कांस्टेंट होगा, तो इसमें भी लोग निकालते हैं क्या, v इंटू आई बटा डब्ल्यू बटा टी। तो इस डब्ल्यू बटा टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 240, और भी हमारा दे रखा है कितना, 120 वोल्ट, और हमको आई निकालना है। कितना इजी है बताइए, कितना, दो बार में कट गया, यानी जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू कितना, 2 एम्पियर कर रहा होगा। यही हमारा क्या आंसर, देखिए कितना इजी है। कौन सी क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये जो दो कंडक्टर सेम है, पूछ रहा था कि एक बार क्या किया गया है कि जो इसमें एक बार में जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट किया गया है 6 वोल्ट का, जब जब चार्ज 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इसी
एक दूसरे पहले केस में, और दूसरे केस में इसी कंडक्टर में दूसरी बार चार्ज करंट फ्लो किया गया है, जो करंट नहीं पता है, बट करंट जब फ्लो किया गया तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो 120 वोल्ट का हुआ। तो हमें वही जो कितना करंट फ्लो किया गया है दूसरे केस में वो पता करना था, तो हमारा आ गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम और टू द पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इतना। देखिए कितना इजी है, डाटा हमारा दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है हमारा 2 कूलम, और जो हमारा दे रखा है क्या, करंट, करंट कितना दे रखा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना हमारा 12 वोल्ट। हम लोग अभी रिलेशन पढ़े हैं V इक्वल्स टू क्या, W बटा Q, और हमको यही तो W ही तो मांग रहा है, क्या वर्क डन ही तो मांग रहा है, वर्क डन इज नथिंग बट क्या, W। तो हमको इसको अगर इधर भेज देते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, V इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या, W। तो अब इसको पुट कर दीजिए, 2 इंटू 12 इक्वल्स टू W, इट मीन्स हमारा जो वर्क डन हो रहा है 24 वोल्ट यानी 24 जूल हो रहा है। क्यों, वर्क डन का जो हमारा SI यूनिट क्या था, जूल होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप तो इसको ऐसे ही उड़ा देंगे है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे ही उड़ा देंगे है ना, चुटकी बजाते हुए। चलिए अब आते हैं सर्किट डायग्राम। देखिए सर्किट क्या होता है आप जान चुके हैं, क्या कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस जो फ्लो होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन का अगर यहां से स्टार्ट किया है तो इसको यहां तक पहुंचना चाहिए, यानी एक टर्मिनल से स्टार्ट हुआ है तो दूसरे टर्मिनल तक इसको कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए उसी सर्किट का। अब उनको सर्किट में जोड़ना है क्या, बल्ब जोड़ना है, एसी जोड़ना है, पंखा जोड़ना है, जो भी अप्लायंसेस जोड़ना है उसको क्या करेंगे, उसका एक सिंबल होता है और उसको जोड़ते जाएंगे। तो अगर हम ये जो देख रहे हैं, यानी एक वायर है, ठीक है, इस वायर में अगर हम बल्ब जोड़े हैं जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इसी वायर को अगर हम यहाँ से कट कर दें, क्या कर दें, वायर को कट कर दें, यहाँ से हमने इस वायर को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने कट कर दिया वायर को, और यहीं पे जो है हमने एक और अप्लायंसेस जोड़ दिया। क्या अप्लायंसेस मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान, हमने एसी जोड़ दिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इसी वायर में एक यहाँ पे एसी जोड़ दिए, एसी जो घर में ऐसे आप लोग जानते होंगे, एसी जोड़ दिया आपने। तो क्योंकि इस वायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है, और इस वायर का जो निगेटिव टर्मिनल है, इसका इसका इस बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल इस एसी का निगेटिव किसी से जुड़ रहा है नहीं, लेकिन इस बल्ब का जो निगेटिव टर्मिनल है वो जुड़ रहा है किससे, इस एसी का पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी दो केस है, ये हमारा क्या है, बल्ब है, तो बल्ब में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह एसी है हमारा, एसी में भी दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो देखिए अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसको, और निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है, या निगेटिव जब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि निगेटिव निगेटिव से जुड़ेगा। तो इस केस को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं, पैरेलल। और अगर दूसरे केस में एक और अल्टरनेट केस आता है क्या, या तो पॉजिटिव टर्मिनल, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो, ठीक है, या निगेटिव टर्मिनल एक का जो है दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल में जुटा हो, तो ये केस को कहते हैं क्या, सीरीज कहते हैं। सीरीज। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बल्ब का जो पॉजिटिव सिरा है, ये जो बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा ये वाला, और ये तो निगेटिव टर्मिनल है, तो ये एसी का भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा कि नहीं, और निगेटिव टर्मिनल, तो एसी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए क्या ये पॉजिटिव निगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है, ये कौन सा केस है, सीरीज का केस। लेकिन यही जरा आप गौर फरमाइए, हम इसी सीरीज को करते हैं क्या, यहाँ पे इसी वायर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब जोड़ा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा फिर हम इसको लाके बैटरी में जोड़ दिए। अब ये बल्ब जल रहा होगा, जल रहा है,
हमने क्या किया, यहीं से एक पॉइंट और निकाला और यहां पे हमने फैन जोड़ दिया। अब ये फैन भी चल रहा होगा, लेकिन देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पे गौर फरमाइए, बल्ब का जो पॉजिटिव सिरा है और निगेटिव सिरा, सिमिलरली फैन का जो पॉजिटिव सिरा है और निगेटिव सिरा, देखिए इसका पॉजिटिव इससे जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है। ये कौन सा केस आ गया, ये आ गया पैरेलल का केस। यही होता है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम दो ही प्रकार से दिखता है, एक पैरेलल दिखता है, एक सीरीज दिखता है। और डायग्राम तो कुछ भी हो सकता है, आपको जो जोड़ना है जोड़ते जाइए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब चार्ज यहाँ से फ्लो किया है, यहाँ से अगर फ्लो कर रहा है तो इसको पूरा अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका जो टर्मिनल है सेकंड टर्मिनल यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अब सर्किट डायग्राम में जो सबसे मेन खास आती है, आप तभी इसको बना पाएंगे जब आपको सैम्बल याद रहा। तो देखिए कुछ कुछ सैम्बल है हमारे पास। देखिए हमारे पास एक ये पहला जो सिंबल है, ये है इलेक्ट्रिक सेल यानी बैटरी का। बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन ये क्या है, सिंगल सेल का, यानी एक सेल। ये क्या है, सिंगल सेल है। इसी तरह अगर हम एक से ज्यादा सेल को जोड़ना चाहते हैं तो ये इस तरीके से, इसमें देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा अब बताइए हमको कि ये जो बैटरी है जो जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में है या पैरेलल में, जैसे जल्दी से कमेंट करके बताइए आप, बताइए। हाँ देखिए, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा होगा बैटरी का, फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, नेगेटिव किससे, पॉजिटिव से। तो ये कौन सा है, ये सीरीज का केस है। क्या है, सीरीज का केस। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब आता है दूसरा हमारा क्या है, प्लग की यानी स्विच। तो स्विच को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका ये डिनोट कर रहे हैं क्या, जब ओपन हो, मतलब अगर बल्ब में अगर स्विच ऑफ है यानी बल्ब नहीं जल रहा है तब ये, और जैसे ही बल्ब को जलाना है तो हमको स्विच को क्लोज करना होगा, यानी ये सिंबल यूज करना। ये है वायर का जंक्शन पॉइंट, जहां से एक से जगह एक वायर आ रहा है कहीं और से, वहां से दो वायर हमको निकालना है, तो उस पॉइंट को इस तरीके से शो करते हैं। अगर एक वायर आ रहा है कहीं और से और एक दूसरा वायर भी आ रहा है, एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर से जा रहा है, लेकिन ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ये बस लैप कर रहा है, तो उस तरीके से इस उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। हमारे पास और है, ये है हमारा बल्ब का सिंबल, जो कि मैंने आपको बताया। ये है रेसिस्टेंस का सिंबल, रेसिस्टर, है ना। रेसिस्टर क्या होता है आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, आप बने रहिए, फुल वीडियो देखिए, आपको आज बहुत मजा आने वाला है। इवन मैं आपसे वादा करता हूँ आज इस लेक्चर के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और हेल्थ के एनसीईआरटी का या एग्जाम से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये एमीटर है, एमीटर को जो क्या करता है, करंट नापता है ना, आई मेजर करता है, और ये भी वोल्ट मेजर करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मेजर करता है। ये दोनों का सिंबल कुछ सिमिलर है, इसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस रेजिस्टेंस में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। तो देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस, देखिए हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे और हमारा टॉपिक भी आ गया। तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये हमारा कंडक्टर है, ठीक। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, आपको नहीं लगता कि क्या ये मतलब ऐसे ही फ्लो कर गया, आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा ना, इसको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल का। यानी क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा ना, तो कंडक्टर इसको रोक रहा होगा, यानी इसको अपोज कर रहा होगा, इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आ रहा है, इसको बोलो नहीं भाई रुको, कहां जा रहे हो। तो ये जो रोक रहा है ना, इस रोकने की, इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंडक्टर अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है, अपोज ऑफ क्या, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मूव या मूविंग इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ये अपोजिंग प्रॉपर्टी जो है इसका, कंडक्टर का, ये कौन कर रहा है, अपोज, कंडक्टर कर रहा है। इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या,
रेजिस्टेंस, यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये कंडक्टर क्या कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा, इसके मोशन को, इसको रोक रहा होगा। हालांकि रोक नहीं पा रहा है क्योंकि करंट जब रोक ही देता है फिर करंट कैसे हो, लेकिन अगर ये रोक रहा है इसका मतलब करंट जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो जा रहा होगा बेचारे का, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसको आगे बढ़ना है। तो जो एनर्जी लॉस हुआ है वो आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग हीट के इफेक्ट में कन्वर्ट होता है, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, आप फिर बने रहिए। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, क्या, अपोजिंग प्रॉपर्टी। अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर इज नॉन एज क्या, रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से, इसके आर से, ठीक है। तो और देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है, तो जो ये रेजिस्टेंस का जो लॉ दिया है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, साइमन ओम्स के बारे में उन्होंने दिया है, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है ये जान गए। इस टर्म पे जो है बहुत साइंटिस्ट मतलब एक ओम्स साइमन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। हम लोग उन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, हम लोग वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। ये एक प्रॉपर्टी है क्या, कंडक्टर का, क्या प्रॉपर्टी, अपोजिंग, किसको, अपोजिंग फ्लो ऑफ चार्ज कर लीजिए, अपोजिंग ऑफ फ्लो ऑफ, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग, ऐसे लिखिए फ्लो, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज नॉन एज क्या, रेसिस्टेंस। तो यही है, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कंडक्टर का जो है, जैसे सिल्वर क्या है, कंडक्टर है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, तो ये कितना रेसिस्ट करता है, कितना इसका अगर इलेक्ट्रॉन आता है, चार्ज फ्लो होता है, तो कितना रेसिस्टेंस जनरेट करता है, उसके कितना अपोज करता है, वो ये दिया हुआ है, ये ओम्स में दिया हुआ है। और ये ओम्स क्या है, इसका ऐसा, इसका भी ऐसा यूनिट है, जैसे करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का, इसी तरह रेजिस्टेंस का भी क्या है, ऐसा यूनिट है। मैं लिख देता हूँ इसमें, इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है, ओम है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज थी। अब देखिए इसी तरह कुछ कुछ मेटल है, कुछ कुछ कंडक्टर है, उसका जो है रेजिस्टेंस कितना करता है वो दिया हुआ है, आप इस चार्ट को एक बार पढ़ लीजिए। इसमें से ये महत्वपूर्ण है हमारा, इसमें जो महत्वपूर्ण मैं टिक लगा देता हूँ, जिसको आपको याद रखना ही है। जैसे एक हमारा निकेल हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आता है आपको तो डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके आपको घबराना नहीं है। अच्छा एलवाई की बात करें, तो एलवाई में क्या, जैसे अगर मैं बात करूं एलवाई, कॉपर निकेल हो गया, तो इसमें तो आपको याद ही रखना है। एलवाई मतलब होता है क्या, मिक्स है ना, मिक्सिंग करना, यानी आप कॉपर है तो प्योर कॉपर नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप मिला दिए। इसी तरह इंसुलेटर जैसे ग्लास है, तो ग्लास तो बहुत ज्यादा, देखिए ये आप देखिए इसको, कंडक्टर में कुछ आपको दिख रहा है, कंडक्टर में आपको माइनस में दिख रहा है, लेकिन यही जब बात करते हैं इंसुलेटर की, देखिए कितना गंदा अपोज करता है, पॉजिटिव में ये दर्शाता है कि कितना खतरनाक अपोज करता हुआ, यानी चार्ज को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, और यही कारण है कि इंसुलेटर में चार्ज नहीं फ्लो करता है, ठीक है। यानी फ्री आयंस नहीं, फ्री नहीं मूव करने के लिए, इसको रोक देता है कि भाई तुम फ्री नहीं है। तो ये सारे जैसे डायमंड है, डायमंड का कितना है 10⁻12 से लेकर 10⁻13 है बाव आउंस में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है, टेम्परेचर पे। ये सारा मैटर अगर आप पढ़े होंगे ना तो ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, आप ऐसे समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ेगा,
तभी तो, क्योंकि सॉलिड रहता है तो गैस में चेंज होगा, मतलब लिक्विड में चेंज होगा, यानी मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस जनरेट होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब कन्वर्ट करना है, सॉरी एनर्जी जब आगे देना है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को, तो दिक्कत आएगा। और जब पास पास रहेगा तुरंत में दे देगा, यानी जल्दी से फ्लो करेगा एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जब डिस्टेंस में है मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो करने में थोड़ा ऑब्स्टिकल, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, है ना, हमको क्या यहाँ से आएगा, आप ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से पूछेगा आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है? और यही कारण है कि सॉलिड जो है, कॉपर क्या है, सॉलिड में आप कॉपर को पिघला दीजिए और करंट फ्लो कीजिए, जो कॉपर को पिघलाएगा उसमें भी करंट फ्लो होगा, लेकिन जो सॉलिड में है सेम करंट स्पीड से फ्लो करेगा, ज्यादा एनर्जी फ्लो करेगा, और जो लिक्विड है उसमें कम करेगा। अब एरिया की बात करते हैं, तो देखिए जितना एरिया बढ़ता है, जैसे एक हमारा ये वाला एरिया है, इतना मोटा सिलेंडर है, और एक पतला वाला वायर, तो ये जो एरिया है, यानी एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है आउटर सरफेस में, ये आप आगे सरफेस में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि एरिया अगर आप बढ़ा रहे हैं, ये रीजन, ये एरिया अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसको हटा लें। मैंने क्या कहा कि जो मेटल होता है, जैसे मैं एक यहाँ पे एक कंडक्टर बनाता हूँ, मोटा वाला एक पतला वाला। देखिए एरिया कम है, एरिया मतलब क्या है कि इसका जो एरिया होगा, आउटर सरफेस होगा, वो बहुत कम होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करता है, आउटर सरफेस में। मेटल के, देखिए आपको एक चीज यहां से रखना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, कंडक्टर का जो लेयर होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो जो जितना आउटर मोस्ट ज्यादा होगा, मतलब क्या, अगर आउटर मोस्ट एरिया, अगर इस पेन का एरिया हमको बढ़ाना है, कौन, आउटर एरिया, क्या करना होगा, इसका थिकनेस बढ़ाना होगा। जब थिकनेस बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ रहा होगा तो ऊपर वाला सरफेस का एरिया बढ़ा, और जब एरिया बढ़ा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी यहां से एरिया क्या होता है, एरिया होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया क्या करेगा, एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, और एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी इसमें उल्टा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल जितना प्योर है, क्या है, मटेरियल जितना प्योर है, जैसे कॉपर है, कॉपर में आप कुछ मिलाया नहीं है, तो जब कुछ नहीं मिला है तो प्योरिटी बनाए रखे हैं, तो प्योरिटी बनाए रखे तो कंडक्टर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। यानी जितना प्योर होगा ये, जितना प्योरिटी से बढ़ेगी, प्योरिटी इसकी बढ़ेगी मटेरियल की, इतना क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा, और जितना प्योरिटी इसकी घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ की बात करते हैं तो क्या होता है, लेंथ अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर किसी वायर के आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है। यानी लेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी एक लंबा वायर है और एक छोटा वायर है, तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लंबा वाले में, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसमें कम रेजिस्टेंस होगा। कोई दिक्कत? तो ये फैक्टर थे कुछ जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ। ये साइमन ओम्स थे एक वैज्ञानिक, साइमन ओम्स नाम था उनका। उन्होंने दो लॉज दिए। उन्होंने क्या लॉ दिए थे ये देखिए। उन्होंने दो बात बताई थी।
क्या बताई थी, उन्होंने कहा था, दो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जब शोध किया था दो स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि पहला, कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उन्होंने कंडक्टर लिया, ठीक है, उन्होंने कंडक्टर लिया और क्या किया, दो कंडक्टर लिया, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू। ये कंडक्टर हमारा वन है, कुछ भी होगा, आयरन या कुछ भी ले लिए होंगे वो। ये कंडक्टर हमारा दो है, कुछ भी, दोनों अलग अलग है। उन्होंने क्या किया कि दोनों में रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टेंस उसको कांस्टेंट रखा, किसको, आर को, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट क्या, रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस और टेम्परेचर क्या है, दोनों कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट है। अब जब वो दोनों में क्या किए, चार्ज को फ्लो किया ना, जब करंट को फ्लो करवाए, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया यहां से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों में, वो बढ़ रहा है, किसके साथ साथ, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग करंट। देखिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि जब दोनों कंडक्टर में, कंडक्टर वन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया और कंडक्टर टू में भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या देखा, जब दोनों में रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे कांस्टेंट करके जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं ना, तो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो करंट भी क्या होता है, घटता है। और यहीं से उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I। कब, ये कब, एट कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट क्या, रेसिस्टेंस। यहीं से उन्होंने एक रिलेशन को डेवलप किया, क्या, हमारा दोनों में कांस्टेंट क्या है, R है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं ना, तो इससे मल्टीप्लाई करना होता है किसमें, रिजल्ट में। यानी V को अगर हम ये क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का हम हटाते हैं, इसको क्या, इसके रिजल्ट में गुना करना पड़ता है, किसका, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसको, जो हमारा कांस्टेंट है दोनों केस के लिए। और यहीं से हमारा एक रिलेशन फाइंड हुआ, V इक्वल्स टू आई आर, जो ओम्स, साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। और ये V क्या है, यहाँ पे वोल्ट है, यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है, और R क्या है, हमारा रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत। और यहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो इस यहाँ पे हम बात किए थे ना, ये आयरन है, सिल्वर है, कांस्टेंट सारा है, सबका अपना अपना, इसका जो अपना रेसिस्टेंस करने का जो खुद का क्षमता है ना, बिना कुछ किए हुए, कंडीशन, हम यहाँ पे कोई एक कंडीशन अप्लाई करें, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, रॉ से। ये होता है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्या, ये बिना बिना किसी कंडक्टर का वो खुद से अपोज कर रहा है, जो कि हम पढ़ा है, रेजिस्टेंस। इस घटना को कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी को, जो उसका अपना क्षमता है चार्ज को रोकने का, किसी भी, जैसे आयरन का अपना क्षमता होगा चार्ज को रोकने का, सिल्वर का अपना होगा, निकेल का अपना होगा, आयरन का अपना होगा, गोल्ड का अपना होगा। तो जो उसका अपना क्षमता है ना, बिना कोई कंडीशन फॉलो किए हुए, ना ही टेम्परेचर बढ़ा है, ना ही करंट बढ़ा रहे हैं, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज ला रहे हैं, बिना कंडीशन के जो खुद से अपोज कर रहा है, उसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। और ये जो दिया गया है, क्या दिया है, रेसिस्टिविटी दिया गया है, इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी दिया गया है। और क्योंकि रेसिस्टिविटी भी क्या है, एक रेसिस्टेंस है, तो इसको भी क्या, ओम्स में डिनोट करते हैं। ये चीज समझ में आया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है,
करेक्ट, वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 एम्पियर। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर इफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ इतना और ये क्रॉस। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक रिलेशन जानना होगा। क्या हम लोग जानते हैं कि अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। ठीक, तो हम लोग उसी फैक्टर उसी एक रिलेशन होता है। क्या होता है देखिए, एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। रिलेशन क्या होता है रिलेशन जो होता है हमारा होता है R इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इंटू L बाय, ये रेसिस्टेंस होता है। क्या रिलेशन किसका, रेसिस्टेंस का, क्योंकि अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो L और A के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये रिलेशन होता है। इसको आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि R मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए एरिया क्या है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो एरिया घट। इसी तरह मैंने आपको बताया था क्या, लेंथ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ रहा है तो क्या, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखिए वायर का लेंथ हमने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहीं से लिया गया क्या कि आर जब बढ़ रहा है तो लेंथ भी। और ये रेजिस्टिविटी क्या है, जो अपना उसका है ना, उसका खुद का जो अपोजिंग है क्षमता है वही क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो ये रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। ये VBI है, ये 3 पॉइंट, एक ये दोनों पॉइंट, इसको आप स्टार करके लिख लीजिए, और ये वाला पॉइंट ये VBI है। अब इन्हीं के आधार पर जब ये जान गए आप तो देखिए क्वेश्चन कितना झट से सोल्व हो जाएगा। अब हमको कह रहा है कि L जो है, एरिया जो है, पहला जो L है वो A है, यानी केस 1 की बात करता है। ठीक है, कब, जब रेसिस्टेंस क्या है, केस 1 में जब रेसिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू दिया गया है 4 एम्पियर। और एक केस 2 है, इसमें हमको रेसिस्टेंस पता करना है। ठीक है, लेकिन L जो है इसका घट गया है, L बटा 2 हो गया, यानी L जो है L डैश हो गया है, और L डैश क्या हुआ कि L बटा 2 हो गया है। और एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया है, A डैश हो गया है A बटा, यानी 2 से मल्टीपल हो गया। तो कितना इजी है, क्या करेंगे हम, यहां से हम जानते हैं क्या, R इक्वल्स टू क्या जानते हैं, हमको रेसिस्टिविटी है, और दोनों केस में कंडक्टर सेम है। बस क्या किए हैं कि अगर ये हम इस केस में एक वायर है कॉपर का है, क्या है, कॉपर का वायर है जिसका लेंथ है क्या L, और एरिया है इसका A। इसी तरीके से यही सेम लेंथ का वायर लिया है उन्होंने। थोड़ा मेरा वायर बड़ा बन गया, एक मिनट। क्या है, सेम लेंथ का वायर, सेम लेंथ का वायर है, लेंथ सेम है, सॉरी क्या किया उन्होंने, इसी कॉपर का है, ये भी क्या है कॉपर का है, लेकिन क्या किया इन्होंने, लेंथ इसका बढ़ा दिया। यहाँ पे L था, इन्होंने L से क्या कर दिया, घटा दिया। यानी पहले अगर L था, पहले अगर इसका मान लेते हैं कि जो वायर है पहले 1 मीटर था, वो अब हो गया है क्या, दूसरे केस में हाफ मीटर हो गया है। कितना हो गया है, हाफ मीटर, यानी छोटा हो गया है, L बटा 2 हो गया है इसका लेंथ। और एरिया क्या गया, दुगना बढ़ा दिया है, यानी इसको मोटा कर दिया है वो इस तरीके से। तो A बटा ए टू, ये 2 A को, यानी इसका जो पहले एरिया था इसको 2 से गुना कर दिया गया, 2A हो गया। तो जब एरिया बढ़ा है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन लेंथ भी घटा है तो रेजिस्टेंस और क्या होगा, और सॉरी, अगर एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है, और लेंथ भी घट रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस भी क्या घटेगा। यानी इस केस में जरूर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है घटा होगा केस 2 में। तो हम इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रॉ इनटू L बटा A।
तो ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है, हम इसको रहने देते हैं। अब दूसरे केस में निकालते हैं, केस 2 को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं केस 2 को, तो हम इसमें मान लेते हैं कि क्या है, आर है, ये आर इक्वल्स टू, ये आर डैश हो गया, क्या हो गया, आर डैश, रेसिस्टेंस चेंज हो गया है तो हम लोग आर डैश मान लेते हैं, जो चेंज हुआ है उसको आर डैश, एल चेंज हुआ एल डैश, एरिया चेंज हुआ ए डैश। तो जो आर डैश चेंज हुआ है वो क्या होगा, रेसिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर यहाँ भी है तो कॉपर का तो वही जो कोई का वही रहेगा, रेसिस्टिविटी सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। लेकिन लेंथ को बढ़ाया, लेंथ को हमने जब चेंज किया तो एल को हमने, जो पहले एल था उसको हमने कर दिया है L/2, और जो एरिया था उसको हमने कर दिया है 2। ये 2 नीचे आ जाएगा तो हमारा आर, जो आर डैश है वो आ जाएगा कितना, L/4A। यानी कहीं ना कहीं ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रॉ इंटू L/A इंटू 1/4, ये लिख सकते हैं कि नहीं, वो ये लिख सकते हैं। अब जैसा देखिए ये जो टर्म है रॉ इंटू L/A, ये टर्म यहां से मैच खा रहा है कि नहीं, अगर मैच खा रहा है तो हम इस टर्म की जगह आर को लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब आर को लिख सकते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, आर डैश इक्वल्स टू क्या, हमारा आया रॉ इंटू L/A इंटू 1/4। यानी ये जो टर्म है इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, आर, तो हम लिख देते हैं आर डैश आया हमारा आर इंटू 1/4। यानी जो पहले रेसिस्टेंस था, जो केस 2 में रेसिस्टेंस, लेंथ हमने क्या कर दिया, लेंथ को हमने घटाया और एरिया को बढ़ाया, इससे जो रेसिस्टेंस हो गया क्या हुआ, 1/4 टाइम हो गया। यानी जो रेसिस्टेंस 1 मीटर था, अब रेसिस्टेंस जो 1 ओम था वो महज रह के जो है 1.25 रह गया। यानी कि पहले केस 1 में मान लेते हैं ये जो 4 ओम है वो अब महज रह गया है कितना, 1 ओम। इसको अब जो रेसिस्टेंस है मतलब इसको यहाँ जो रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ कितना, 4 ओम, इसको पुट कर देंगे 4 इंटू 1/4, जो कि हमारा केस 1 में दिया गया। अब हमारा ये रह गया महज कितना, ये महज रह गया हमारा 1 ओम। तो अब केस 2 में जो हमारा आर डैश निकल गया, ये हमारा क्या कितना निकला, ये हमारा निकला कितना, 1 ओम। कोई दिक्कत है ना, हम लोग आगे बढ़े, चलिए ये समझ में आया कंप्लीट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे उसका कैसे एम ओम साइमन ने क्या क्या बातें दी, कौन कौन से लॉज दिए, है ना, ये आप समझ गए। क्वेश्चन आपने बना लिया, यानी कॉन्सेप्ट, अगर आप ये आपसे अगर ये क्वेश्चन बन गया तो यकीन मानिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, चलिए अब आता है सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं। तो एक सीरीज होता है, हम लोग सीरीज समझ चुके हैं पहले ही, कि जब पॉजिटिव एक एक अप्लायंसेस यानी एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हम मान लेते हैं R1 R2 R3 है। तो अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा होगा तो देखिए पहले इसको R1 अपोज किया होगा, फिर क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, फिर यहाँ पे R2 अपोज किया होगा, फिर R3 अपोज किया होगा। यानी बेचारा यहाँ पे जो एनर्जी लूज किया, जो एनर्जी बचा, फिर आया, फिर इसको यहाँ से अपोज कर दिया, फिर यहाँ से इसको अपोज कर दिया। यानी एक ही साथ 3 रेसिस्टेंस इसको अपोज कर रहा है। यानी टोटल रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना है, सीरीज में है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो टोटल रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस किस केस में, सीरीज के केस में, टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला रेसिस्टेंस कौन है, R1 है, तो हम क्या करेंगे R1, और दूसरा कौन रेसिस्ट कर रहा है R2, और तीसरा कौन कर रहा है R3। तो यही तो हमारा जो क्या निकला, टोटल रेसिस्टेंस निकल गया, है ना, ये R टोटल निकल गया हमारा, किसका, जो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, ये हमारा बैटरी है। अब जब 2 टर्मिनल है तो अलग अलग वोल्ट है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। जब 2 टर्मिनल है
तो इसी तरह V1 V2 V3, कोई दिक्कत? आप वोल्ट को भी सीरीज और पैरेलल में पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग है ना पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे किसमें? इसको आप पढ़ेंगे सीनियर क्लास में, या आपको पढ़ना है 11th में, हाँ 11th सॉरी 12th में आपको पढ़ना है, ये आपको 12th में पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़िएगा। ये रेजिस्टेंस के केस में अभी आपको पढ़ना है और वोल्ट के केस में 12th में पढ़ना है, तो हम लोग 12th की जब बात करेंगे तब बात करेंगे। तो ये टोटल रेजिस्टेंस किस केस में? सीरीज के केस में। और सीरीज क्या होता है? सीरीज वो होता है जिसका एक का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो किससे? दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल से, है ना, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल से। इसी तरीके से दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल जुटा हो किससे? पहले का पॉजिटिव टर्मिनल से। अरे सॉरी, थोड़ा ये पेन टैप जो है ना, यानी पहला का जो दूसरे का जो टर्मिनल है, अगर दूसरे का क्या नेगेटिव से जुड़ा हो, इसी को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, दो केस में। और ये है, और इस केस में अगर हमको रेसिस्टेंस निकालना है, यानी टोटल रेसिस्टेंस निकालना है अगर एक चार्ज पे, तो चाहे कितना भी रेसिस्टेंस दिया हुआ, अगर ये आर टोटल हमको निकालना है, और रेसिस्टेंस यहाँ पे 3 गो है, हो सकता है कि यहाँ पे और इनफाइनाइट, हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट जुड़ा हुआ है, तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, प्लस आर इनफाइनाइट। यही होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है। अब इस पे जो है एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है हुई रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कंडक्टर इतना 6 वोल्ट बैटरी से, कैलकुलेट द वैल्यू। फिर कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, और करंट थ्रू सर्किट फ्लो करना, करंट कितना पास हो रहा है वो शो करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको टोटल करंट आप प्लस सोल्व कीजिए। हो गया? हो सके कीजिए। हो गया? अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो डेटा दिया हुआ क्या है? हमको दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी R1 दिया हुआ कितना? 20 ओम, R2 दिया हुआ है हमारा 4 ओम, और वोल्ट दिया गया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 6 वोल्ट। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा आर टोटल क्या होता है, दो दो की बात करिए, यानी R1 कर देंगे प्लस R2 कर देंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गया 20 प्लस 4, टोटल कितना? 24 ओम। कोई दिक्कत? ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, आर टोटल। अब जब आर टोटल निकल गया हमारा, जब आर हमारा टोटल निकल गया है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इजी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं, बीच का क्या होता है? आई आर होता है, ठीक है, आई आर होता है। और यहाँ पे करंट जो है हमारा नहीं दे रखा है, तो करंट अगर नहीं दे रखा है तो करंट ही हमारा पूछ रहा है, तो अगर हम यहाँ से करंट निकालना चाहें तो अगर V को R से अगर डिवाइड कर देते हैं, R को इधर ले चल जाएंगे तो I निकल जाएगा। तो बस निकल गया हमारा I इक्वल टू यहाँ से क्या? V बटा R, तो कितना हो जाएगा? 24, जो कि हमारा आया है टोटल रेसिस्टेंस, है ना। और हमारा वोल्ट कितना दिया? सॉरी, ये तो हमने रेसिस्टेंस ऊपर, एक मिनट रुकिएगा। आप लोगों को गाना सुने हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। मेरे साथ प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा है। एक्चुअली ये सिस्टम न्यू है और ये पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा ये हेजिटेशन है। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, आप इसको थोड़ा सा टॉलरेट करें। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा आपको ये क्वालिटी थोड़ा भी लो मिल सकता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। इस अगर आपने ये लेक्चर देख रहे हैं पूरा, और इस लेक्चर को आप कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक चैप्टर से 10th में कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो सोल्व आप करेंगे ही। और जब हम लोग जानते हैं, जब ये फिजिक्स का पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो हम लोग पूरा सेट का भी आप लोगों के लिए हम लोग सेट का भी वीडियो लाएंगे।
हाँ, और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा @electronic+, उससे आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भी हमारा दे रखा है 6 वोल्ट और ये हमारा दे रखा है कितना, कहाँ गया भाई, हाँ 24 ओम, यानी 6 चंका 24 यानी 1/4, और 1/4 को 1 से अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 के आसपास आता है। यानी जी जो हमारा 0.25 एम्पियर हमारा आंसर आया, यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.25 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस 24 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 0.25। अब कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, कितना अलग अलग निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। तो हमको पहले लैंप की बात करते हैं, तो जो लैंप का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम। तो अगर हम लैंप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लैंप की बात करते हैं तो लैंप में क्योंकि पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि लैंप के पास गया होगा फिर नहीं हो रहा है, नहीं। तो लैंप के पास भी फ्लो हो रहा होगा सेम करंट, और कंडक्टर में भी सेम करंट, तो करंट तो सेम है जो कि हमको मालूम मालूम चल गया है, और रेजिस्टेंस दे रखा है अलग अलग। अब वोल्ट दे रखा है, वोल्ट हमको निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरा सर्किट का हमको बताया था, है ना, टोटल। लेकिन हमको बारी बारी से निकालना है यानी सेपरेटली, तो लैंप का हमको भी यानी वोल्ट निकालना है, तो हम भी जानते हैं आई आर होता है, और आई हमारा भी निकला है कितना 0.25, और आर हम जानते हैं लैंप का दे रखा है कितना, ये 20 एम्पियर। तो 0.5 इंटू हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, है ना, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं ना, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी 5 वोल्ट किसका, लैंप का। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, क्या हुआ तो जगह ही नहीं बचा, कोई बात नहीं जगह बना लेते हैं हम लोग। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं क्या, ये लिख ये आप समझ गए हैं। ठीक है, हम आई को रहने देते हैं, ये टोटल रेजिस्टेंस का अब हम लोग कोई काम नहीं है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर का निकालना है, ठीक है, कंडक्टर का, तो कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, सेम करंट फ्लो हो रहा होगा 0.25 एम्पियर, ये वाला फ्लो हो रहा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग दे रखा है क्या, आर 4 एम्पियर, और हमको वोल्ट दे रखा है, वोल्ट निकालना है, तो हम लोग जानते क्या, वोल्ट इक्वल आई आर, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, अभी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन पढ़ा, ये रिलेशन को याद रखेंगे, V भी आई रिलेशन है। ठीक है, तो यहां से हम पुट कर देंगे क्या 0.5 सॉरी 0.25 इंटू कितना दे रखा है 4, तो अगर 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, इंटू 4 करेंगे तो 4 खत्म, यानी 1 वोल्ट, यानी कंडक्टर का पोटेंशियल, कंडक्टर के द्वारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 1 वोल्ट, और लैंप के द्वारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 5 वोल्ट। कितना इजी में निकल गया क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। देखिए पैरेलल में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि एक का पॉजिटिव सिरा सेम दूसरे का पॉजिटिव सिरा से जुड़ा होना चाहिए, और एक का नेगेटिव सिरा दूसरे का नेगेटिव सिरे से जुड़ा होना चाहिए। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल का। यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव सिरा है, इसका पॉजिटिव सिरा है, इसका पॉजिटिव सिरा है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन में आपको आर टोटल निकालना है, रेजिस्टेंस अगर टोटल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आई आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, ये एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, ये इसको कर रहा होगा, ये इसको कर रहा होगा, ये इसको, ऐसा थोड़ी कि रेजिस्टेंस तीनों इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, नहीं कर रहा है। यही कारण है कि हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम क्या निकालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, R1 यानी 1/R1, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रेजिस्टेंस। उसी तरह R2 को निकालते हैं तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लगा रहा होगा, R2 पे, फिर इसी तरह R3, तो इस तरीके से डॉट डॉट जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा है, हमको इस इनफाइनाइट तक जाना है, नहीं मालूम है कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम क्या इनफाइनाइट कर देंगे।
यानी एक इलेक्ट्रॉन पे एक रेजिस्टेंस के द्वारा कितना रेजिस्टेंस के द्वारा कितना अपोजिंग जो प्रॉपर्टी, कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, वही क्या कहलाता है, पैरेलल। और जब, और ये तो हमारा निकल गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपको मैं फिर से समझाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। हम पहले एक इलेक्ट्रॉन पे जो कितना रेजिस्टेंस लग रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। हम पहले एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये R1 कर रहा है रेजिस्टेंस, तो हम लोग R1 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो हमको एक, पहले कंडीशन में अगर R1 कितना लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो हमको एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है वो हमको 1/R1 लग रहा होगा, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन से अगर डिवाइड कर जितना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रेजिस्टेंस निकल रहा है, लग रहा है, वो हमको मालूम चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे पे क्या 1/R2। अब हमको दो, अब यहाँ पे क्योंकि हमको 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, इस पे भी R3 इसको रेसिस्ट कर रहा होगा। अगर हम इन तीनों का आपस में जोड़ दें, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से जोड़ दें तो ये हमारा टोटल रेसिस्टेंस जो टोटल इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, मालूम चल गया ना। यही तो क्या होता है 1/, यही तो क्या होता है R टोटल होता है, और यही है क्या फॉर्मूला। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, कितना इजी था, है ना। यानी अगर इस वायर में 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा तो तीनों क्योंकि रास्ता 3 है ना, तो तीनों अलग अलग चले जाएंगे। अब तीनों अलग अलग जाएंगे तो इस रास्ते में R1 मिल रहा है इसको रोकने के लिए कि भाई रुको, तो ये उसको रोक रहा होगा, R2 दूसरे इलेक्ट्रॉन को रोक रहा होगा, R3 तीसरे इलेक्ट्रॉन को रोक रहा होगा। तो इस तरीके से हमने सेपरेटली R3 कितना रोक रहा है तीसरे इलेक्ट्रॉन को वो निकाल लिया 1/R3। R2 कितना रोक रहा है R2 इलेक्ट्रॉन 2 को, सेकंड इलेक्ट्रॉन को, वो हमने 1/R2 से निकाल लिया, और 1/R से हमने निकाल लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना R1 है। और जब हम दोनों को जोड़ दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना रेसिस्टेंस निकल रहा है हमारा सर्किट में, वो निकल गया, है ना। तो इस सिस्टम में 3 रेसिस्टेंस है और हमारा निकल गया। ये एम्पियर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहा है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है सर्किट में, ये सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए ये सर्किट है ना, सर्किट में आपको एक चीज याद रखना है, इस सर्किट में जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट फ्लो होता है। ये आप VBI करके यहाँ पे लिख लीजिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite in direction of क्या करंट। ऑलवेज, ये हमेशा, ये आपको याद रखना है कि सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर इधर फ्लो कर रहा है, अगर इधर फ्लो कर रहा होगा तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, यानी एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, एक राइट चल रहा है तो एक लेफ्ट चल रहा है, एक आगे की ओर से आ रहा है तो एक करंट पीछे की ओर से जा रहा होगा। कोई दिक्कत, ऐसा क्यों होता है आप इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे ट्वेल्थ में, हालांकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया। अब एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए क्या दिया रहा है कि कह रहा है कि सपोज द रेसिस्टेंस, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इन अ सर्किट ऑफ डायग्राम, कुछ इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है, जिसमें एक एक रेसिस्टेंस ये है हमारा, ये 3 रेसिस्टर है, और ये सर्किट से जुड़ा हुआ है एक बैटरी से, ये R1 है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लीन, आपको क्लीन दिखे, ठीक है। R1 R2 है और ये R3, ठीक है। तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग दे रखा है, ठीक है। हमारा R1 का दे रखा है 5 एम्पियर, फिर R2 का दे रखा है 10 एम्पियर,
फिर R3 का दे रखा है हमारा 30 एम्पियर। अब इसे करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस बैटरी का जो वोल्ट दे रखा है हमारा वो 12 वोल्ट दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है ये बैटरी, वो कितना 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि पैरेलल है तो इसके लिए भी इक्वल होगा, यानी इसके लिए भी 12 ही होगा, इसके लिए भी 12 होगा, रेजिस्टेंस 1 के लिए इसके लिए भी हुआ, सेम होगा तीनों के लिए भी। लेकिन जब करंट यहाँ पे आ रहा होगा तो देखिए क्या आ रहा होगा, या अगर यहाँ पे करंट हम मान लेते हैं कि 300 एम्पियर आ रहा है, हम मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन मैंने दिया हम मान लेते हैं समझने के लिए, तो क्या आ रहा होगा कि ये बट गया होगा, 300 का से कुछ पार्ट इसमें चला गया होगा, 300 से कुछ पार्ट घट के इसमें, और यानी आई क्या हो गया, बट गया है, यानी I/3 इसमें चला गया होगा, I/3 इक्वली नहीं बटा होगा, कोई पोजीशन में कोई कितना में बटा है वो हम निकाल लेते हैं। एक मिनट, कितना ये, कितना, सॉरी ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो कितना करंट इस R1 से पास हो रहा है, R2 से कितना पास हो रहा है, R3 से कितना पास हो रहा है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यूज करना होगा कौन सा रिलेशन, V इक्वल्स टू IR। तो यहां से हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, पार्टिकुलर कह रहा है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी R1 से, तो हम पहले R1 से कितना पास हो रहा है वो देखते हैं। तो हम सिर्फ R1 के लिए अगर हम बात करें तो R1 में जो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 5 एम्पियर दे रखा है। अच्छा, R1 में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा होगा, तो 12 वोल्ट हो रहा होगा, जो कि दिया गया है। तो हमको आई निकालना है R1 के लिए अगर आई निकालना है तो क्या नहीं निकल जाएगा, V/R कर देंगे, 12/5 कितना आ गया, 0. ये आ गया हमारा, सॉरी 0 नहीं, 2 पॉइंट आ गया हमारा 4, 2.4 एम्पियर, किसके लिए, R1 के लिए। इसी तरह R2 के लिए देखिए सिमिलरली हो जाएगा, क्या 10 दे रखा है हमारा, क्या ओम यानी रेजिस्टेंस, और वोल्ट दे रखा है 12, तो 10 से अगर इससे कितना 1.2 एम्पियर R2 के लिए। सिमिलरली R3 के लिए भी वोल्ट सेम रहेगा, क्योंकि वोल्ट थोड़ी चेंज है, वोल्ट तो तीनों के लिए कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल है, इसमें भी उतना ही वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, इसमें भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को जाने में काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज को फ्लो कौन करवा रहा है, बैटरी करवा रहा है, तो वो ऑलरेडी वो प्रेशर हम जान रहे हैं कि जो है पानी, जैसे हम कहें कि बैटरी जो है क्या है, वाटर टैंक है, इससे 3 नल लगा हुआ है, और हम वाटर पंप में मान लेते हैं कि 4 न्यूटन का प्रेशर से पानी को हम आगे ढकेल रहे हैं, तो जो तीनों नल है उससे तो उतना ही प्रेशर से पानी आएगा बाहर, ऐसा थोड़ी कि एक में कम आएगा, कम ज्यादा आएगा। तो इसी तरीके से वोल्ट तो सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को अपोज करना, जो कि अलग रेजिस्टेंस है तो अलग मटेरियल होगा, अलग लेंथ होगा, जो भी होगा तो अलग अलग होगा, इसीलिए हमको अलग अलग रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है ये मालूम करना था। तो R3 के लिए हमको वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी दे रखा है 30, तो ये आ गया हमारा 4×12, ठीक है, ये आ गया 0.4 एम्पियर। तो ये हमारा सेपरेटली निकल गया, कोई दिक्कत, यानी वो एक ये हमारा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं तो बना दे रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना तो आप प्रयास कीजिए खुद से सॉल्व करने, इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हाँ हमने कहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को, हम जो ये कॉन्सेप्ट है ये इसको अच्छे से हमने समझा कि नहीं। अब देखिए हम लोग जल्दी से झट से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हमको डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, एक मिनट देखते हैं क्या आगे स्लाइड है क्या, हाँ है, चलिए। तो देखिए हम लोग पिछले स्लाइड में क्या है, अब कह रहा है कि टोटल करंट इन सर्किट, अब देखिए टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या है, पैरेलल है, तो टोटल करंट अगर हमको निकालना है सर्किट में तो हमको क्या करना होगा बताइए, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सारे को जोड़ देंगे, टोटल करंट क्या हो जाएगा बताइए, टोटल करंट, यानी क्या करना होगा, I1, ठीक है, I2 प्लस I3, ठीक है, तो जोड़ देंगे, क्या पहला आया था कितना हमारा, पहला आया था हमारा 2.4,
2.4 प्लस दूसरा आया हमारा कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ 1.2 और तीसरा आया हमारा, कितना आया, तीसरे से कितना करंट पास हो रहा है, 0.4 एम्पियर, 4 एम्पियर जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा 4 2 6 6 4 10, 0 पॉइंट और 2 1 3 1 4, यानी टोटल कितना, 4 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये हमारा ये सॉल्व हो गया। अब कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो देखिए कितना आसान, हमको टोटल करंट मालूम चल गया है और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम कितना, 12 वोल्ट, तो आई टोटल यानी आई हमको मालूम चल गया सर्किट से कितना, 4 एम्पियर पास हो रहा है। आई मालूम है, भी मालूम है, तो क्या हमको यहाँ सॉरी ये टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको मालूम करना है तो निकल जाएगा यहाँ से 8 से, है ना। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, तो हाँ यहाँ से निकल जाएगा, हमको टोटल करंट पास मिल गया, वोल्ट मिल गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आई इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग पहले एक रिलेशन जानते हैं क्या, V इक्वल टू आई आर जानते हैं, हमको आर निकालना, आई को इधर भेज देंगे तो V बटा आई कर देंगे तो हमारा आर निकल जाएगा, तो हमको यहाँ पुट कर देते हैं क्या, V बटा आई 12 बटा 4, यानी 4 या 12 है, यानी 3 ओम जो है पूरे सिस्टम के द्वारा जो है कितना, 3 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट किया जा रहा है, यानी तीनों रेजिस्टर मिला के टोटल चार्ज पे 3 ओम का जो है अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, यही था। चलिए हम लोग क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट था तो थोड़ी सी लंबी बन गई है वीडियो, कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट होगी पावर। पावर क्या होता है, तो देखिए पावर क्या होता है कि पावर जब बोलते हैं कि यहाँ जो सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये फ्लो करके यहाँ पे आया जब ये यहाँ फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है कि नहीं, जब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आया हुआ तो उस पॉइंट तक आने में काम क्या होगा, कुछ वो काम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो कि वोल्ट मीटर हम लगा रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मिल गया। लेकिन बात यह है कि क्या हम 1 सेकंड के बारे में बात करते हैं कि क्या 1 सेकंड में 1 यूनिट ऑफ टाइम में क्या एक ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया होगा, नहीं, बहुत सारे चार्ज फ्लो किए होंगे, और जब बहुत सारे चार्ज फ्लो किए होंगे तो वो मालूम करना है क्या है, अमाउंट ऑफ करंट निकालना होगा, यानी अमाउंट ऑफ करंट क्या बताता है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो बताता है, यानी अमाउंट ऑफ करंट यानी चार्ज मालूम चल गया हमको, और 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा होगा ये मालूम चल गया। अगर ये सभी मिलकर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है क्रिएट का मतलब क्या, काम कर रहा है, और जितना काम कर रहा है उतना वो एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो अगर हमको काम कितना कर रहा है, ये टोटल चार्ज मतलब क्या, करंट, अमाउंट ऑफ करंट, यानी टोटल चार्ज जितना काम कर रहा है वो अगर हमको मालूम चल जाए तो हमको बात बन गई, तो टोटल चार्ज मालूम चल गया, और टोटल चार्ज के द्वारा जितना काम किया जा रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कहलाता क्या है, पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, यानी पावर इज नथिंग बट द एनर्जी, कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास इन अ सर्किट पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में, ईच सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में कितना पास हो रहा है पर सेकेंड, इज कॉल्ड क्या, पावर, यही तो पावर है। अल्टीमेटली हम ये आपको बताना चाहते हैं कि टोटल चार्ज जो एक दूसरे से दूसरी जगह गया है, उस जगह जाने में काम क्या होगा, और जितना काम किया वही तो एनर्जी है, वही तो एनर्जी जनरेट किया होगा, यानी बल्ब से पास हो रहा है तो बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक गया है, तो जब 2 टर्मिनल तक गया है तभी तो बल्ब जला है,
तो यानी जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो काम किया उससे एनर्जी कन्वर्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हुआ। तो हम वही पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड में कितना, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, पी से। और इसका होता है क्या, हमको अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाए, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है सभी चार्ज मिले कितना काम किया है वो मिल जाए, दोनों को गुना कर देंगे, हमको पावर मिल जाएगा। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो होता है क्या, वाट। और 1 किलोवाट जो हम लोग सुनते हैं ना, 1 किलोवाट, ये होता है 1000 वाट। तो ये था रिलेशन, और ये था पावर। पावर को जो मेजर करता है, आप लोग देख रहे हैं मीटर, हमारे घर में जो कमर्शियल मीटर होता है वो क्या करता है, पावर को ही तो मीटर जनरेट करता है। कि हमारे मीटर से, मीटर क्या होता है, देखिए यहाँ से हमारा पोल है, हम मान लेते हैं ये पोल है, पोल से लाइन आ रहा है, और यहाँ पे मीटर लगा होता है, और मीटर से एक वायर हमारे घर की ओर जाती है। तो मीटर क्या करता है कि इस वायर में 1 सेकंड में कितना करंट पास हो जा रहा है, यानी कि उस जो करंट पास हो रहा है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो टोटल करंट को क्या कर देता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देता है, वही हम लोग क्या करते हैं, पावर। और उसी किलोवाट पर पावर यूनिट को, ये क्या है, एक यूनिट में कन्वर्ट करके हमसे पैसा ली जाती है। तो पावर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक एनर्जी पास्ड इन अ सर्किट पर सेकेंड, सिंपल सी बात। तो ये था पावर। कोई दिक्कत, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा करते हैं हीट इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। देखिए होता क्या है, हमने एक कंडक्टर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किससे, सेल से, बैटरी से। हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब जैसे में बैटरी कनेक्ट करेंगे इस सेल से, सॉरी इस कंडक्टर से, करंट फ्लो होने करेगा, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो देखिए होता क्या है कि कंडक्टर के पास अपना रेजिस्टेंस फोर्स का वो अपोजिंग प्रॉपर्टी है, तो रेसिस्ट करेगा इसको। तो ये एक केस ऐसा आएगा कि इतना ना अपोज कर देगा कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे अपना सारा एनर्जी लूज करने लगेगा। और ये तो लूज कर रहा होगा कौन, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लूज कर रहा है वो क्या होगा, हीट में। और ये जो एनर्जी लूज कर रहा है ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक जगह ज्यादा एनर्जी लूज हो रहा है, टाइम के अनुसार बढ़ रहा है, तो हीट एनर्जी क्या होगा, और ज्यादा जनरेट होगा। तो अगर आपसे पूछे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, कोई क्या बोलेगा, द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेगा, द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू किसमें, हीट एनर्जी। द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू क्या, रेसिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस, इज कॉल्ड क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोई दिक्कत। अब देखिए हम समझते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यानी करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो जब करंट पास हो रहा है तो पावर एनर्जी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, पावर होता है। हम लोग पहले पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, पावर का हम लोग लिखते हैं रिलेशन। पावर हम लोग, पावर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, आई भी पढ़े हैं, ठीक है। तो पावर इक्वल टू आई भी पढ़े हैं। और ये पावर जो है जितना टाइम के अनुसार इन टी में, टाइम के अनुसार जब बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहीं पे एनर्जी, जितना एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा हीट एनर्जी और बढ़ेगा। यानी अगर यही पी जो है क्या, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आई भी हो रहा है। जो एनर्जी जहां पे रिलीज हो रहा है वो कौन है, पावर ही तो है। तो पावर ही तो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में। यानी हीट एनर्जी, जितना पावर सर्किट में, सर्किट का जितना पावर होगा, जितना एनर्जी सर्किट में होगा, उतना ही हीट जनरेट करेगा। तो हीट इज टू आई भी, कोई दिक्कत है इसमें, हमने वही लिख दिया, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्या होगा कि हीट टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, यानी 1 सेकंड में कुछ और होगा, 2 सेकंड में और ज्यादा हो जाएगा, 3 सेकंड में और, यानी टाइम से बढ़ेगा। यानी 1 सेकंड में कुछ और होगा, तो टाइम के अनुसार बढ़ रहा है, तुमको टोटल पता करने के लिए इसको टी से गुना कर देंगे ना। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, क्या देखिए, यहां से आएगा क्या, हम लोग भी इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या रिलेशन, भी इक्वल टू आई आर पढ़ चुके हैं, हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा सॉरी एच इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू टी। यहाँ से एक रिलेशन आया जो कि बहुत फेमस रिलेशन है और जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना वेरी वेरी लगा सकते
H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इक्वल्स टू क्या, जो हीट जनरेट हो रहा है, हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, हीट एनर्जी, I क्या है, करंट है, कितना करंट पासिंग इन कंडक्टर, सॉरी पासिंग इन सर्किट, पासिंग इन सर्किट, और ये क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेसिस्टेंस ऑफ क्या सर्किट, और टी तो क्या टाइम। तो यानी कि अगर यहां से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस ज्यादा है और वो 10 तक टाइम तक 10 सेकंड तक फ्लो हुआ है, अब ये निकालना है तो हमको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि 10 जो है हमको हीट एनर्जी कितना जनरेट होगा वो मालूम करना है, और कंडीशन दे दे कि जो है सर्किट से फ्लो हो रहा है करंट वो कितना हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, और जो सर्किट का रेजिस्टेंस है टोटल 4 ओम है, और 10 सेकंड के लिए जो है ये फ्लो किया है कौन, करंट। तो बताइए हीट एनर्जी कितना जनरेट होगा, क्या इस पे पुट कर देंगे, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई मतलब क्या 10 का स्क्वायर प्लस आर 4 एम्पियर, सॉरी इंटू होगा यहाँ पे, इंटू 4 एम्पियर, इंटू क्या टाइम कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, यानी ये 10 100 4 और ये 10, यानी 400 जूल जो है हीट एनर्जी क्या होगा, GUL जूल हीट एनर्जी जो है उत्पन्न होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हीट एनर्जी का, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था, हमने आपको हीट एनर्जी इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है ना, हीट इफेक्ट ऑफ करंट क्या बता दिया, क्यों कैसे जनरेट होता है हीट, और कितना अमाउंट में जनरेट होता है ये निकालना मैंने आपको बता दी। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं तक खत्म हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है। देखिए कुछ फैक्ट है हमारे पास, कुछ फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड, क्या डिसिपेट सॉरी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब वही जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक किसमें, हीट एनर्जी में, इन रेसिस्टेंस इज गिवन बाय कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी वर्क इसकी रिलेशन दिया हुआ है भी के वोल्ट के और करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वर्क, यानी ये दिया गया है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कितना जनरेट होता है किसमें, डिसिपेट होता है मतलब कितना लॉस होता है एक रेजिस्टर में, वो दिया हुआ। अब कह रहा है यूनिट ऑफ पावर इज वाट, मैंने आपको बताया ही था, ये जो है 1 वाट का मतलब होता है कि जो है 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में, एक कितने 1 पोटेंशियल डिफरेंस में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात बताता है क्या कि द कमर्शियल यूनिट कितना होता है, जो हमारे घर में जो आती है लाइन वो 1 किलोवाट का मतलब होता है इतना जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये था कुछ फैक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक था, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। और हाँ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि हमें एक सपोर्ट मिल सके आपकी तरफ से, और हम जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, मस्ती कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए रिविजन करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।